Good morning, class 11. So, today we will start with the next topic, that is thermochemistry. That means today we will start with the enthalpy or the change of the enthalpy during a course of a reaction in the different types of reaction. Okay, first we have to understand that what is the heat of reaction. Children, heat of reaction means whatever the enthalpy change is there. So, whatever the change of enthalpy and for the delta H it will be. For example, a reaction is going on in which the reactant is converted into the product. So, the enthalpy change will be the enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Okay. And please remember, if the value of H will be coming negative, that means energy is released. Energy is released. That means it will be an exothermic process. And when H is positive, that means energy is absorbed. That means it will be an endothermic reaction. Okay. Please go through it twice. बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं उनको कि कैसे नेगेटिव की वैल्यू एंडोथर्मिक या पॉजिटिव की वैल्यू एक्सो आती है या वाइस वर्सा, ये क्यों होता है, कैसे होता है। क्या अगर बेटा एच की वैल्यू नेगेटिव है यानी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। अगर एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है यानी प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। ओके, चलिए इसी पे बेस्ड हम एक ग्राफ देखते हैं। ये है एंथैल्पी और फेज ऑफ रिएक्शन का। अगर एंडोथर्मिक होगा यानी अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से कम। ठीक, इस तरीके से ग्राफ आता है। इसका ग्राफ की डिटेलिंग क्लास 12th में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक क्या होता है, इसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी कम हो जाती है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी अब प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन है NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, इट गिव्स NaCl एक्वस प्लस H2 लिक्विड और 13 प्लस 13 किलो कैलोरी की एनर्जी है। अभी ये 13 किलो कैलोरी की एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे निकली, यानी ये क्या हुआ, माइनस हुआ। या इस 13, अगर किसी रिएक्शन के आगे प्लस 13 लिखा होता है, इसको देखिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यानी इसमें क्या है, जब यहाँ से यानी रिएक्टेंट से जब ये -13 हुआ होगा तभी तो ये -13 यहाँ आया। आप ऐसा समझिए कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में प्लस साइज में आ रहा है, साइड प्रोडक्ट में कोई प्लस उसमें आ रहा है यानी वो रिएक्टर में माइनस में रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन सॉलिड में प्लस H2 लिक्विड, इट गिव्स CO गैस प्लस H2 गैस। इसका वैल्यू अभी -30 है। अभी -30 यानी जब हमने यहाँ ऐड करा होगा, ऐड यानी एंडोथर्मिक। ओके, और जो 30 किलो कैलोरी है बेटा, प्लीज़ रिमेंबर ये 1 मोल के लिए होती है। ये है 30 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ सी कार्बन, पर मोल ऑफ H2O, पर मोल ऑफ CO, पर मोल ऑफ H2। अगर H2O के 2 मोल दिए हैं तो ये H2O के लिए वैल्यू 60 हो जाएगी, याद रखना। ठीक, ये पर मोल होती है वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अगर H2 गैस में है, हाफ O2 गैस में है, H2O की वैल्यू गैस में, तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू देखो 60 होगी। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ ये 1 मोल ऑफ H2O है, इसलिए हमने हाफ करा है, यानी इसे बैलेंस करेंगे। ये 1 मोल के लिए ही होता है। नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ R and P, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलोट्रोपिक फॉर्म्स की वैल्यू। जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं ना, डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि एमरफस टाइप में भी होता है। तो जब ये CO2 गैस बनता है, अगर आप सोचेंगे कि दोनों डायमंड के एलोट्रोप हैं तो इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। डायमंड के एलोट्रोप्स की वैल्यू सेम होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फैक्टर की द सोल्यूशन और यू कैन से द सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें ये रिएक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर और प्रेशर। कहीं पे भी टेम्परेचर का 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm दिखा, और जो एक्वस सोल्यूशन है वो 1 मोलर सोल्यूशन का दिखा, यानी 1 मोल पर लीटर का दिखा, यानी वो स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी एंथैल्पी की। और स्टैंडर्ड कंडीशन को लिखा जाता है डेल्टा H0। ये ऊपर से छोटा जो ज़ीरो बना है इसे बोलते हैं डेल्टा H0, नॉट बोला जाता है। ठीक, तो यानी ये जब कभी भी ऐसा होगा तो इसको बोला जाता है चिल्ड्रन क्या, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, चलिए अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी का वैल्यू हम और देख सकते हैं। तो टेम्परेचर या तो प्रेशर आपका 1 atm हो या टेम्परेचर आपका क्या 25 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसी कंडीशन पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 हो जाती है।
किन के लिए? जो फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के लिए जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो अपने जिस स्टेट में वो नेचुरली अकर करते हैं, उनका एंथैल्पी चेंज हमेशा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जांपल Cl, क्लोरीन हमेशा क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलता है, तो जो उसका एंथैल्पी होगा यानी डेल्टा H0 Cl2, ये Cl2 नीचे लिखा है ना सबस्क्रिप्ट में, इसका वैल्यू 0, O2 0, H2 के लिए 0, N2 के लिए 0, कार्बन के ग्रेफाइट की वैल्यू 0, डायमंड की वैल्यू 0, Br2 की वैल्यू 0। ठीक, यहाँ S8 सल्फर S8 में ऑर्थोरोमिक फॉर्म में मिलता है 0, P4 की वैल्यू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ड्यूरिंग किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकलता है आपको पता है, अभी बताया था, एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। चलिए देखिए इसका डेफिनेशन क्या होती है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड when 1 mole of a compound is formed by its constituent elements in their free natural state, यानी 1 मोल कंपाउंड के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होगा जब वो अपने फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में होंगे। फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2। अब आपको पता है इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप ये निकालो तो ये होगा डेल्टा H, यानी जिससे हम डेल्टा H को हम डेल्टा HF0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेशन निकालना है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो HP माइनस HR यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी यानी H of H2, और रिएक्टेंट में देखो H2 फ्री स्टेट में 0, O2 फ्री स्टेट में 0, तो यह यहाँ 0 आ जाएगा। यानी अब जो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या है वो H of H2, यानी हमेशा याद रखना जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है फॉर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, वो हमेशा किसके बराबर होता है? एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के। ये कहीं लिख लो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड स्टैंडर्ड स्टेट्स में हमेशा उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी के बराबर ही होगा। एक और एग्जांपल देखो उसको समझने के लिए, वो है नेक्स्ट C प्लस O2 गिव CO2। इसका डेल्टा H का वैल्यू, जो फॉर्मेशन का वैल्यू वो उन्होंने दिया है -400 किलो जूल, वो दिया है 25 डिग्री और 180 पे स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि 25 डिग्री को अगर कैल्विन में चेंज करोगे तो 298 कैल्विन अप्रॉक्स 300 कैल्विन आता है। चलिए अभी फॉर्मूला क्या है? डेल्टा HR, ये स्मॉल r का मतलब रिएक्शन है, हाँ, और कैपिटल R का मतलब रिएक्टेंट, कंफ्यूज मत होना आप, चाहे ये वाला R ना भी लिखो तो चल जाएगा। तो डेल्टा H इक्वल्स टू HP माइनस HR, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अभी रिएक्शन की एंथैल्पी यानी टोटल, अब यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा HF0 ऑफ CO2 इज इक्वल टू, अभी एंथैल्पी प्रोडक्ट की कितनी है CO2, और रिएक्टेंट में देखो कार्बन का एलोट्रॉप 0, O2 का 0, यानी अब जो CO2 की वैल्यू थी -400 फॉर्मेशन की इस रिएक्शन में टोटल की, वही इसकी भी बराबर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल विल लिखो है। H2 प्लस Cl2 की ट्वाइस ऑफ HCl। अभी रिएक्शन की वैल्यू दी है 44 माइनस 44, पर ये देखो ये रिएक्शन 2 मोल के लिए बन गया, हमें 1 मोल के लिए निकालना है। ठीक, यानी 1 मोल के लिए क्या होगा फॉर्मेशन, इसका प्रोडक्ट इसका कितना होगा, वो कितना होगा 22 किलो कैलोरी। खुद ही सोचो, अभी देख लो। अभी डेल्टा HR इज टू HP माइनस HR। अभी रिएक्शन कितना दिया, टोटल का कितना दिया आपको -44 किलो कैलोरी, -44। प्रोडक्ट की कितनी है, प्रोडक्ट है 2 इंटू H of HCl माइनस रिएक्टेंट की बेटा 0 होगी। अब इसको सॉल्व करो तो H of HCl कितना आएगा -22, ये जो हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि 2 मोल के लिए -44 है तो 1 मोल के लिए कितना होगा, ऑब्वियसली -22। अब चाहे शॉर्टकट से करो या ऐसा करो। ठीक, एक चीज़ और नोट करने वाली अब चीज़ आ गई, वो ये है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी H की, यानी उतना ही स्टेबल कंपाउंड, यानी उतना अच्छा एक्सोथर्मिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब ऐसे देखते हैं न्यूमेरिकल जिसमें नंबर ऑफ मोल होगा जैसे A प्लस 3B it gives 2C प्लस D, यानी जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो आगे से नंबर ऑफ कोफिशिएंट की ट्रैक करेंगे। यानी डेल्टा जिसका क्या होगा HP माइनस HR। अब डेल्टा HP यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी, यानी 2 इंटू डेल्टा HF यानी फॉर्मेशन ऑफ C प्लस डेल्टा HF ऑफ D माइनस फिर ब्रैकेट लगाया HF ऑफ डेल्टा HF ऑफ A प्लस यहाँ 3 आएगा, हाँ बेटा ये 3 आएगा है ना, क्योंकि यहाँ 3 दिया है, प्लस 3 डेल्टा ऑफ HB। ठीक है, चलिए इस तरीके से होगा। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो, ये है CH4 गैस फेज में
प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैस फेज में, इट गिव्स CO2 गैस फेज में प्लस ट्वाइस ऑफ H2 लिक्विड फेज में। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 की दी है, CO2 की दी है, H2 की दी है। अब टोटल यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा HP माइनस HR, तो सबकी जगह सबकी वैल्यू रखो, रख के देखना आंसर निकाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4O3 NH4NO3 इज़ -400 किलो जूल, और N2 और H2 की भी दी है और स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक। चलिए, और रिएक्शन ये दी है, क्वेश्चन पूछा कि डेल्टा H और डेल्टा U निकालो, तो डेल्टा H तो निकाल लोगे आराम से। अब डेल्टा H निकालने के बाद अब डेल्टा U निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, एक फॉर्मूला याद है हमने पढ़ा था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NGRT। इनका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल। अब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के माइनस कर दो ज़रा, ठीक, तो कितना आएंगे, ये आएंगे 1। तो कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा H की वैल्यू रखो जो निकाली होगी, डेल्टा U आएगा यहाँ पे और नंबर ऑफ मोल आएंगे 1, R की वैल्यू आएगी 8.314, क्योंकि ये वाले यूज़ करेंगे क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। और यहाँ होगा टेम्परेचर 298, 25 डिग्री को आप चेंज करो केल्विन में, 298 आएगा, ये आएगा किलो जूल में। अब ये जूल में था ना, क्योंकि ये वैल्यू जूल में था, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 1000 से डिवाइड दे देना, तो डेल्टा U। अच्छा, ये डिवाइड सिर्फ इतने से होगा, 1000 यहाँ से होगा ये, ठीक है। ये डेल्टा U से मत कर देना, इसको सॉल्व करना, आंसर निकाल देना, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, ऐसे एंथैल्पी जो कि यानी ऐसी हीट अकम्पनिंग, ऐसी हीट चेंज जो कि कंबशन के दौरान हो रहा हो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंबस्टेड या कम्प्लीटली इन द एक्सेस ऑफ एयर। और जनरली हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज ही हो रही होती है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। तो ऐसे कंडीशन पे यानी डेल्टा HC, यानी C का मतलब क्या, कंबशन के लिए यूज़ हो रहा है, नेगेटिव ही होगा। जैसे CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गिव्स CO2 ट्वाइस ऑफ H2। इसका डेल्टा HR यानी रिएक्शन की वैल्यू कितनी है टोटल, -890। अब इसमें जो रिएक्शन का डेल्टा H है बेटा, वो कंबशन का भी होगा, याद रखना, सेम चीज़ हमने जिससे पहले देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, डेल्टा HC हमें निकालना है, फाइंड यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है इथेन का, C12H6 का इसका निकालना है, और रिएक्शन की वैल्यू दी है आपको -750 किलो कैलोरी, ठीक। पर एक चीज़ देखो, ये 2 मोल के लिए हमेशा 1 मोल के लिए निकलता है, देखो डेफिनेशन पे, ठीक। चलो क्या करेंगे, पहले तो ये लिखो कि डेल्टा HC 1 मोल ऑफ इथेल के लिए कितना होगा, रिएक्शन में कितना दिया -750, तो 1 मोल के लिए होगा -750/2, यानी इस पूरे रिएक्शन क्या कर दो, 2 से डिवाइड दे दो, यानी ये 2/2 हो जाएगा 1, इसके आगे 1, ये 7/2, ये 2, ये 3 ऑफ H2, बस। अब देखो सब बाकी सबकी वैल्यू जो इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट हमें बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपने क्लास 8 में पढ़ाई थी, थोड़ा बहुत याद होगा। कैलोरीफिक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कौन सा फ्यूल बेटर है, ठीक, यानी किस सेंस में, एनर्जी के सेंस में। अगर सपोज डेल्टा H और C कंबशन अगर मीथेन का दिया -900 किलो जूल, और डेल्टा HC ब्यूटेन का दिया C4H10 का -3000 किलो जूल पर मोल। अब हमें पता लगा रहे हैं कि कौन सा वैल्यू हमें पता चलना चाहिए, कि किस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू बेटर है। तो हम क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसकी वैल्यू दी होती है कंबशन की, उसको मोलर मास से डिवाइड दे देते हैं। तो CH4 का मोलर मास आता है 58 अप्रॉक्सीमेट, हम यहाँ 60 रखते हैं, 2 ग्राम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3000 अप्रॉक्सीमेट 60 रखा, 58 को इसलिए हटा दिया मैंने, ठीक है। तो -500 आ रहा अप्रॉक्सीमेट। यहाँ CH4 का मोलर मास होता है 16, तो 900 को 16 से डिवाइड दो, -562, ठीक। तो यानी ये ज़्यादा बेटर होगा, तो यानी ब्यूटेन अच्छा है आपका कैलोरीफिक वैल्यू, या फ्यूल अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी पे बेस्ड इन्फॉर्मेशन एक और है कि कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम के निकालते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अभी वैल्यूज़ दी हैं, रिएक्शन दी है। सबसे पहले तो ये चेक करना कि क्या डेल्टा HR यानी जो रिएक्शन की वैल्यूज़ कंबशन के बराबर है भी नहीं, अगर हाँ है तब आगे प्रोसीड करना, ठीक। अब निकाल लो बस, अभी डेल्टा H रिएक्शन निकालो, HP माइनस HR करके -920 आएगा। अब निकाल के देखना बेटा, ठीक है, ऐसी वर्बली मत बिलीव कर लिया करो, और कोई मिस्टेक होती है तो मुझे व्हाट्सएप में बता दिया करो, ठीक। अच्छा ये तो निकल गया। अब यानी 1 मोल CH4 के लिए कितने, -920 किलो जूल। अब खुद ही सोचो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, यानी 1 मोल किसके बराबर,
22.4 लीटर है, यानी 22.4 लीटर मीथेन के लिए कितना -920 किलो जूल। अभी वो मीटर क्यूब में दिया है, यानी 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब के लिए कितना -920। तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना 920/22.4 इंटू 10⁻³ सॉल्व करना, आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब होता है जब फेज चेंज हो रहा होता है, किस में प्रेजेंट है। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई लिक्विड जैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसे बोलते हैं फ्यूजन, स्पेशली फ्रीजिंग ऑल्सो। जब H2O लिक्विड H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी अब ऐसी कंडीशन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी किसके बराबर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। ठीक, चलिए तो इसमें इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा H की, जब यानी कोई लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बन रहा होता है उसे फ्यूजन भी कहते हैं, फ्रीजिंग भी, दोनों सेम टर्म है। इसकी वैल्यू आती है -1.44 किलो कैलोरी। अच्छा उल्टा कर दूँ तो, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा, तो उल्टा करने में यानी जब मेल्टी करेंगे, यानी जब सॉलिड से, यहाँ सॉलिड होगा, हाँ गैस लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, जब सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो कुछ नहीं, ये वैल्यू वही रहेगी, बस प्लस में आ जाएगा साइन। अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालने, यानी जब H2 लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू होती है एंथैल्पी वेपराइजेशन की, वो होती है +10.5 किलो कैलोरी। अभी उल्टा कर दोगे, गैस से लिक्विड बनाओगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -10.5 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड किस में चेंज हो, वेपर में या तो गैस फेस में। तो वो कैसे होता है, डायरेक्ट तो होता नहीं है, वो पहले लिक्विड में जानता है, फिर लिक्विड से वेपराइजेशन में जाएगा, यानी पहले सॉलिड से लिक्विड क्या, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगेगा पहले, फिर लिक्विड से वेपर में क्या, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लगेगा, यानी इनको प्लस कर दोगे तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिल जाएगा। और यही हमारा हेसेस लॉ भी है। यही क्या है, हेसेस लॉ, यानी चाहे एक स्टेप से जाओ या उसको पहुंचने के लिए आप सेवरल छोटे छोटे स्टेप अपनाओ, उन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की एंथैल्पी चेंज बराबर होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट इसको पढ़ो अच्छे से, न्यूमेरिकल करो। थैंक यू।